अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज अखंड मंथन में हम भविष्य का आकलन करेंगे जम्मू कश्मीर के। जिस तरह से अलगाववादी गुटों ने जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है और आपकी भी बहुत लंबे समय से मांग थी कि हम जम्मू कश्मीर के भविष्य पर आकलन करें, तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने आज अपने कार्यक्रम में निर्णय किया है कि हम जम्मू कश्मीर के भविष्य का आकलन करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के भविष्य का खुलासा। जी हां, क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट पाएगी? आखिर क्या कारण रहे कि जब सारी रियासतें भारत में मिल गईं तो भी जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने इतना विलंब किया? क्या कारण रहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अभी तक फंडिंग करता रहा है? जम्मू कश्मीर के अलावा जो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, उसका भविष्य क्या होगा? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी होंगे और आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते होंगे। और आज इसीलिए हमारे साथ हैं संत बेत्रा अशोक जी। संत बेत्रा अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में। सबसे पहले ये बताइए कि जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उस दौरान सारी रियासतें तो भारत में मिल गईं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने इतनी देर क्यों की भारत में विलय करने का निर्णय लेने में? देखिए, इस सब चीज़ को जानने के लिए हमको 22 अक्टूबर 1947 12:15 की कुंडली का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि राजा हरि सिंह जी ने बहुत सोच समझकर भारत में विलय का निर्णय लिया। उसके कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने भारत में मिलने के लिए इतना समय क्यों लगाया? कहीं उनकी जो है उसे क्या बोलते हैं, सोच ये भी हो सकती थी कि भाई नया नया कश्मीर बना है, वो पाकिस्तान बना है, अगर उस तरफ जाते हैं तो हो सकता है उनको उस टाइम के माने हुए राजा होने के कारण वहाँ कहीं प्रेफरेंस मिलती। लेकिन जब उन्होंने देखा पाकिस्तान ने छद्म देश में अपनी सेना को कबायलियों के रूप में भेजकर कश्मीर का नरसंहार किया, जैसे ही उन्होंने शुरू किया और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी सेना के हिसाब से, तो उन्होंने फिर देखिए, उन्होंने जिस समय पे ये निर्णय लिया है उस टाइम अभिजीत मूर्त था, क्योंकि राजा हरि सिंह इन चीज़ों को बहुत अच्छा मानने वाले थे। तो मैंने इसको अज्यूम करके कि उन्होंने अभिजीत मूर्त में ही ये निर्णय लिया होगा। अभिजीत मूर्त की कुंडली 22 अक्टूबर 1947 की बनाई है, और 22 अक्टूबर की जो आपकी कुंडली है वो ये साफ बताती है कि राजा हरि सिंह जी ने जो ये डिसीजन लिया, उस टाइम लगन जो था, धनु लगन था, मकर राशि में चंद्रमा था, द्वादश भाव में बृहस्पति और केतु जो लग्नेश और सुख स्थान के मालिक हैं, राहु और केतु दोनों अपनी अपनी उच्च राशियों में थे, इसलिए वो ये डिसीजन तुरंत ले पाए। लेकिन मंगल और सूर्य अपनी अपनी नीच राशियों में थे। एकादश भाव में सूर्य बुध और शुक्र का योग, जो बहुत बढ़िया योग माना जाता है, सूर्य नीच का अच्छा माना जाता है, और बुध के साथ में बुध आदित्य योग हो गया। और सूर्य जो थे भाग्य भाव के मालिक, जब एकादश भाव में चले जाते हैं तो भाग्य को उठाते हैं। वही कारण है जो उन्होंने विलय का जो एग्रीमेंट था उसमें जो उनकी कंडीशन थी वो अभी तक भारत ढो रहा है। नंबर 3, इस कुंडली में ये कुंडली ये बताती है सुदर्शन चक्र ज्योतिष के अनुसार कि जब नाक तक पानी आ गया
तब राजा हरि सिंह जी ने ये डिसीजन लिया। संबित्रा अशोक जी, आपने एक कर्मकुंडली बनाई है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, वो कर्मकुंडली क्या कहती है? हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। देखिए, इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर की शनि की महादशा चल रही है। शनि जो है द्वितीय और पराक्रम स्थान के मालिक होके अष्टम भाव में है और नीच के मंगल के साथ में। नीच के मंगल के साथ में जब शनि होता है तो क्रोध, आक्रोश, आतंकवाद, इस मेंटालिटी के कारण बड़ा नुकसान होता है। अनियंत्रित वाणी, अनियंत्रित क्रोध से अगर किसी मनुष्य की उसमें है, हम कर रहे हैं स्टेट को, तो उस स्टेट का नुकसान आतंकवाद, आक्रोश और अनियंत्रित वाणी, वहाँ के नेताओं की अनियंत्रित वाणी से नुकसान होगा। लेकिन शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का शनि जो है दीर्घायु देता है। अष्टम भाव का शनि दीर्घायु देता है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ख़त्म नहीं होगा। जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे उग्रवाद, आतंकवाद है, वो एक किस्म से स्टेट को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसकी आयु तो लंबी है। लेकिन शनि की महादशा, मध्य बृहस्पति का अंतर और उसमें आपका बुध से लेके सूर्य के जो प्रत्यांतर हैं वो आपके 6/3/2018 तक हैं। 6/3/2018 तक हैं। बृहस्पति लग्नेश और सुखेश होकर अष्टम द्वादश भाव में है और वहाँ पे जो है केतु, उच्च के साथ में, जो केतु उच्च का केतु जो है बृहस्पति के साथ बृहस्पति की पावर को 4 टाइम कर देता है। और बृहस्पति जो है एक देवग्रह है, देवता ग्रह है। तो हमारी गणना में भले ही शनि की महादशा है, लेकिन अंतर जो बृहस्पति का है ये सुख शांति की तरफ अग्रसर करेगा। जम्मू एंड कश्मीर की मकर राशि है, तो मकर राशि पर शनि के तृतीय चरण की प्रथम ढैया 25 अक्टूबर 2017 से लेके 23 जनवरी 2020 तक रहेगी। और ये तृतीय चरण जो होता है वो अगर हम व्यक्ति विशेष की कुंडली की गणना करते हैं तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए बड़ा खतरनाक होता है। अब क्योंकि ये एक स्टेट है तो स्टेट की आयु के लिए भी ये खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे जैसा चल रहा है उग्रवादी गतिविधियाँ, शत्रु देश के स्पोर्ट से वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं तो वो उसको एक डेथ की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि द्वादश भाव में जो बृहस्पति हैं वो केतु के साथ होने के कारण उसकी पावर को 4 टाइम करते हैं और वो वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि के ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। वृश्चिक राशि के ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री का जब इसमें जिक्र आ गया तो मैं आपको ये बता दूं, 26 जनवरी 1992 में प्रधानमंत्री, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पहली बार लाल चौक पर आपका तिरंगा माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, जो उस टाइम पार्टी के अध्यक्ष थे, फहराया था। जी दर्शकों, तो आप देख रहे हैं जैसा कि संत बेत्रा अशोक जी कर रहे हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा के माध्यम से जम्मू कश्मीर के भविष्य का आकलन, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि इस समय जो जम्मू कश्मीर की कुंडली है उसके अनुसार उस पर शनि की महादशा का असर है और वो काफ़ी खतरनाक होता है। संत बेत्रा जी, ये बताइए कि क्या ये जो महादशा चल रही है शनि की, इसके कारण जो वहाँ पे अलगाववादी ताकतें जो काम कर रही हैं और लंबे समय से जो तथाकथित आज़ादी का मुद्दा वहाँ उठाया जा रहा है, क्या इसके अंत का भी समय अब आ गया है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। यहाँ पर ये जो कुंडली बता रही है 69th ईयर की, इसमें जम्मू और कश्मीर के विनाश की कहानी HG
और वी इनिशियल के द्वारा लिखी जाएगी। मतलब वो जम्मू और कश्मीर के विनाश के लिए अपना कार्य करेंगे। और 69th ईयर जो जम्मू और कश्मीर का चल रहा है, ये वाला जो अक्टूबर तक है, और उसके बाद अगले का मैं बाद में बताऊंगा, उसमें के ए फॉर ए, एस और एम, ये 3 इनिशियल हिंदुस्तान के आंतरिक स्थिति को मतलब जो है दुविधा में डालने की कोशिश करेंगे। ये ए, एस और एम 3 इनिशियल ये आंतरिक मतलब जो इंडिया के सेल्स हैं, और उधर से एच और जी और वी का एसोसिएशन, ये जम्मू एंड कश्मीर को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने की प्लानिंग करेंगे। जी दर्शकों, तो आप देख रहे हैं कि आज अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के भविष्य का आकलन। संबित्रा जी, हमारा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से 1992 की बात हम करना चाहेंगे। 1992 में 26 जनवरी 1992 में उस समय तत्कालीन जो बीजेपी के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, और प्रधानमंत्री जो इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया था। आज प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, और आपके एक भविष्य आकलन के अनुसार हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इस जोड़ी ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने का साहसपूर्ण कार्य किया था, क्या ये जोड़ी मिल करके जम्मू कश्मीर के भविष्य में एक नई क्रांति का उदय कर सकती है? देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कर्म कुंडली है वो ये साफ बोलती है कि लग्नेश और सुखेश का मालिक बृहस्पति द्वादश भाव में कर्क वृश्चिक राशि में। इस वक्त प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर का जो भाग्य भाव है वहाँ पर सिंह राशि है। जैसा कि मैं आपको भारत का राष्ट्रपति कौन होगा उसमें मैं एक भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि एम या एस से होगा, चाहे एम इनिशियल से हो या एस इनिशियल से हो। ये दोनों इनिशियल जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब आपने बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी दोनों ने अपोजिशन में रहते हुए जम्मू एंड कश्मीर में जाकर तिरंगा फैलाया था लाल चौक पे। यहां पे एक चीज और भी है, ये जो उग्रवाद, जो आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है, ये 1990 के बाद शुरू हुआ है। और पहला इसको ख़त्म करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए पहला जो साहसिक कदम जिस जोड़ी ने लिया है, ये भारत की खुशकिस्मती है और जम्मू एंड कश्मीर की भी खुशकिस्मती है कि इस टाइम उस साहसिक जोड़ी में से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं ऊपर वाले की एक दृष्टि से। अगर माननीय मुरली मनोहर जोशी देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये लगभग तय है कि जिस समय 2 साल पूर्व जो आतंकवाद शुरू हुआ था और इन्होंने जो जाके झंडा फहराया था, और आतंकवाद के खात्मे का झंडा भी यही जोड़ी गाड़ सकती है। अगर माननीय
मुरली मनोहर जोशी जी देश के राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर एम इनिशियल से दूसरे आते हैं आपके माननीय मोहन भागवत जी। तो दोनों के उस पे कहीं पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। इस टाइम देश को अगर देखा जाए तो सर्वोच्च पद के अधिकारी यही दो आते हैं। जी सनबेत्रा जी, तो देख रहे हैं आपकी सनबेत्रा अशोक जी के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और अगर हो सकता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, तो ये दोनों मिल करके जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य के बारे में कोई बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और हो सकता है कि ये जोड़ी जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए शांति की स्थापना करे। बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है उसका खात्मा कब होगा, वो कब हटेगी। सनबेत्रा अशोक जी, बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है उसका निर्णय कब होगा, जैसा कि बीजेपी के एजेंडे में भी ये रहा है कि वो धारा 370 खत्म करेगी। आपका क्या आकलन है? क्या कोई निश्चित तारीख आप दे सकते हैं कि अब इस समय तक जो है जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हो जाएगी? देखिए, यहाँ पे आंशिक योग जो है धारा 370 हटने का, ये 2019 के मार्च से पहले आता है। मतलब 2019 के मार्च से पहले किसी भी टाइम धारा 370 पर बात होगी और हटाई जा सकती है। लेकिन विपक्ष और आपका जम्मू एंड कश्मीर का आवाम इसमें बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन क्योंकि शनि की साढ़सती का प्रथम चरण, तृतीय की प्रथम ढैया आपकी 23 जनवरी 2020 तक है, तो स्टेट के लिए 23 जनवरी 2020 तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें जितने भी उग्रवादी फंडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, देश के दुश्मनों द्वारा फंडेड जितने भी लोग हैं, उनका उन्मूलन हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। जी, तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि आज संत बेत्रा अशोक जी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के भविष्य का आकलन जम्मू कश्मीर की कर्म कुंडली के आधार पर। आप देख रहे हैं अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट। क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खत्म होते ही ये जो अलगाववाद की समस्या है ये क्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल अंत हो जाएगा, क्योंकि वहां से उग्रवादी ताकतें, उग्रवादी ताकतों के जो सेल्स हैं उनका उन्मूलन होते ही जो देश की विचारधारा में जुड़े हुए मुस्लिम समाज है उनका कल्याण होगा। और ये देश में देश हित के लिए मेरे हिसाब से तो उग्रवादी ताकतों से लड़ने का बैटलफील्ड जम्मू एंड कश्मीर ही है। अगर माननीय मोदी जी और स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति इस चीज़ पे डिसीज़न लेते हैं और एक्शन करते हैं, ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा, मिसाल बनेगा। और इस तरीके के जो तत्व हैं उनका सर कुचला जाएगा, क्योंकि 99% लोग जो यहाँ रुके हैं वो इस विचारधारा को, हिंदू राष्ट्र को, हिंदू समाज को के साथ मिलकर रहने वाले लोग रुके हैं। अलगवादी वाले लोग यहाँ रुकने का उनका था नहीं, लेकिन वहाँ से यहाँ जो डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने सेल्स डाल के, उनका खात्मा होते ही ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में सनबेत्रा अशोक जी रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ा था। क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, क्या उनकी घर वापसी हो पाएगी?
कश्मीरी पंडित वापस लौट आएंगे? बिल्कुल श्योर, जब शांति हो जाएगी तो क्यों नहीं लौटेंगे। आप जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं तो पीओके की भी बात करता हूँ। जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में आ जाएगा तो उस पीओके को जो छोड़ के लोग आए हैं वो भी अपनी जगह पे जाके देखना चाहेंगे और वहाँ पे प्रोग्रेस की बात करेंगे। तो देखा दर्शकों, जम्मू कश्मीर के विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए एक अच्छी खबर है कि 2019 या 20 तक आते आते हो सकता है कि वहां के हालात इतने सामान्य हो जाएं कि जिन कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ा था, अपनी जान बचा करके उनकी घर वापसी हो सकती है। सनबेत्रा अशोक जी, जो पाक अधिकृत कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने जानबूझ करके गैर कानूनी तरीके से अपना कब्जा जमाया हुआ है, उसका क्या भविष्य देखते हैं आप? पीओके का भविष्य उज्जवल है अगर वो भारत में आ जाता है। बाकी पाकिस्तान के साथ रह के तो उनको पता उनका क्या भविष्य है। वो इलाका एक किस्म से उन्होंने चाइना को बेच दिया है। तो संत बेत्रा अशोक जी के अनुसार पीओके एक ना एक दिन भारत में मिल जाएगा, जैसा कि वो पूर्व में की गई भविष्यवाणी में भी बता चुके हैं कि एक दिन पाक अधिकृत कश्मीर में ऐसे हालात हो जाएंगे कि पीओके के लोग आकर के स्वयं भारत से कहेंगे कि वो भारत से मिलना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में आज जम्मू कश्मीर के भविष्य पर आकलन, और आज हैं हमारे साथ इस आकलन के लिए संत बेत्रा अशोक जी। संत बेत्रा जी, अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि जिस तरह से चीन की भी नज़र जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर पर है, आपको क्या लगता है चीन की क्या भूमिका हो सकती है पीओके में अस्थिरता फैलाने में? देखिए, एक कहावत है, 2 मुल्लों में मुर्गी हराम। यहाँ मुल्ले 2 नहीं हैं, यहाँ मुल्ले 4 हैं, 4 के भी 5 हो गए। यूएस, पाकिस्तान में बैठी हुई अलगवादी ताकतें, ISIS हो गया या अलगवादी ताकतें जो उग्रवादी लोग हैं वहाँ के, फिर भारत का इंटरेस्ट भी वहीं है, और उसके बाद 5वां जो है आपका यूएस। जब 5 बंदे हों उसमें जो है वो अल्टीमेटली किस में मिलकर उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ने तो दुर्गति कर दी है पीओके की। पीओके वालों को अगर आप देखेंगे तो उनसे ज़्यादा परेशान शायद विश्व में कोई जगह हो। जिस समय धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, जबकि उन्हें इस तरह का कोई विकल्प नहीं दिया गया था। उन्हें यह कहा गया था कि आप या तो भारत में मिलें या पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने उस समय तक कोई निर्णय नहीं लिया था। लेकिन जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उन पर हमला किया तो उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा, और भारत से सैन्य मदद लेने के लिए, भारत में विलय होने के लिए उन्हें राजी होना पड़ा। हमारा ये सवाल है संत बेत्रा अशोक जी आपसे भी और दर्शकों आपसे भी कि जो इस समय जम्मू कश्मीर में तथाकथित आज़ादी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस आज़ादी का विकल्प तो उन्हें दिया ही नहीं गया था। संत बेत्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस आज़ादी की वो बात कर रहे हैं वो विकल्प तो उनके पास था ही नहीं। देखिए, वो मांग है किसकी? जम्मू कश्मीर की आज़ादी की। कौन कर रहा है? अलगाववादी लोग, अलगाववादी ताकतें कर रही हैं। वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है 2014 में जो चुनी गई है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा आपका वोटिंग हुआ है, 2014 की वोटिंग ने ये सिद्ध कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, भारत में विश्वास करता है। तभी उन्होंने एक सरकार चुनी, और भले ही पीडीपी और बीजेपी का पीडीपी को ज्वाइन करना और उसको सरकार बनाने का यही कारण था कि अगर एक अच्छा मूव चला आगे को तो उसको सहारा देना चाहिए, उसको खड़ा करना चाहिए। जी संत बेत्रा जी,
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान बराबर उठाने की कोशिश करता रहा है। संबित्रा शुक्ल जी, हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या कभी ऐसा भी समय आ सकता है जबकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठे और ये यूएन में चला जाए? देखिए, ये प्रश्न अगर आप आज से 5 साल पहले पूछते मेरे से तो शायद मैं आपको बोलता हाँ, लेकिन आप आज पूछ रहे हैं। माननीय मोदी जी को भारत पे रूल करते हुए 3 साल हो गए हैं और 3 साल में विश्व में जो मोदी जी ने भारत का नाम किया है, जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन डज नॉट अराइज, दिस क्वेश्चन डजंट अराइज कि POK will go to UN. POK will come and join the J&K. हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो इस समय हालात चल रहे हैं, क्या उसे देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं और इस कड़े कदम के चलते PDP और BJP के गठबंधन में किसी प्रकार की दरार पड़ सकती है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगने की कितनी संभावना आपको लग रही है संबित्रा जी? देखिए, जब भी आपके गवर्नेंस में स्ट्रॉन्ग कदम उठाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम में स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए कदम उठाए जाते हैं, तो उसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं या अलगवादी तत्व होते हैं या देश को जो अस्थिर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वो लोग बहुत छाती पीटते हैं। जैसे आपने देखा था जब नोटबंदी हुई थी तो कितने लोगों ने छाती पीटी थी। चंद लोग ही थे जिनको फाइनेंशियल लॉस हुए थे, वो छाती पीट रहे थे। आवाम 99% तो उसके फेवर में था। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में भी आम व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, वो इस तरीके की हरकतें नहीं चाहता जो वहाँ हो रहा है। वो मात्र 3 से 5% के बीच में लोग हैं जो वहाँ अस्थिरता लाकर देश को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिसमें मैंने आपको इनिशियल बताए हैं HG, ये तो बाहर के शत्रु हैं। SA और M, ये भीतरी शत्रु हैं जो अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि इस टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कुंडली कह रही है, 69th ईयर में मुंथा जो है केंद्र में और बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं। चंद्रमा आज स्थान में है, सेकंड हाउस में आपके नीच का सूर्य और बुध है, बुध आदित्य योग बन रहा है। पराक्रम स्थान में शनि और शुक्र हैं और मंगल जो है वो 4th हाउस में है। उग्रवादी अलगवादी ताकतें अपना लास्ट फ्लेम जो है एक बार ऊंचे उठेंगे। दीपक बुझने से पहले लो बड़ी ऊंची जाती है, एक बार होगा, लेकिन उनको बड़ी ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी आपको PDP BJP के गठबंधन टूटने का कोई आसार नजर आता है? देखिए, बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी गठबंधन टूटे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत, वोट बैंक की राजनीति के तहत कहीं PDP के दिमाग में ये बात आती है कि अगली बार हम किस उस पे मुद्दे पे लड़ेंगे, तो हो सकता है वो पीछे कदम हटा सकते हैं। लेकिन बीजेपी आगे होके, बीजेपी ने तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को तैयार किया है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के भी कोई आसार नजर आते हैं? देखिए, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।
मेरे हिसाब से 2020 से पहले मार्च 2018 से पहले आपको बहुत कुछ नज़र आएगा करेक्शन में, और 20 से पहले कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, क्योंकि तृतीय चरण की शनि की साढ़सती खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर सबसे पीसफुल स्टेट होगा, और वो एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा बाकी के लिए। ना तो आपका वेस्ट बंगाल और ना ही केरला, ऐसी घटनाएं दोबारा भारत में नहीं होंगी। तो दर्शकों, देखा आपने आज किस तरह से संत बेतरा अशोक जी ने किया जम्मू कश्मीर की कर्म कुंडली के आधार पर जम्मू कश्मीर के भविष्य का आकलन। संत बेतरा अशोक जी, आपका इस आकलन के लिए, इस भविष्य के आकलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लंबे समय से हमारे दर्शकों की मांग थी कि हम जम्मू कश्मीर के भविष्य का आकलन करें। तो दर्शकों, देखा आपने आज किस तरह से हमने सुदर्शन चक्र ज्योतिष विधा के माध्यम से किया जम्मू कश्मीर के भविष्य का आकलन। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं akhandmanthan@gmail.com पर। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905414965। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी अपने संदेश दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमारे चैनल में जो जानकारी दी जा रही है ये दूसरे दर्शकों तक पहुंचे। हम अपने उन सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे चैनल को देखा, सराहा और उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाकर अब उसे तकरीबन 40,000 के पार पहुंचा दिया है, और हमारे दर्शकों के जो व्यूज़ हैं वो 51 लाख को पार कर चुके हैं। हम अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका आभार करते हैं कि वो हमारे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमें समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हों तो आप अपने वीडियो मैसेज के जरिए आप अपना संदेश भेज सकते हैं। हमें आपके वीडियो संदेश का इंतज़ार रहेगा। आप अपने वीडियो संदेश हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लेकिन ये आपका जो संदेश होगा ये 1 या 1.5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा चैनल देखने के लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार।